कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे हम यूएस फेड रेट हाइक के बाद जो इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है कमोडिटीज में। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां पर उठापटक जारी है और कल की इनिशियल बढ़त के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली फिर गहराती हुई नजर आई है और 90 के आसपास यहां पर फिलहाल ब्रेंट के प्राइसेस। साथ ही सोने चांदी को अगर देखें तो यहां पर भी दबाव में कारोबार जारी है। सोना अब भी 29 महीने के लोज पर और चांदी में भी यहां पर दबाव है, लेकिन इंपॉर्टेंटली हमने यहां पर 1650 सोने में होल्ड करते हुए देखा है और चांदी भी 19 के नीचे नहीं गिरी है। काफी हद तक यूएस फेड की 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक फैक्टर्ड इन थी और बाजार उस हिसाब से उस पोजीशन को लेकर इस इवेंट में गया था। साथ ही बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। यहां पर क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या एनालिसिस हो, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, यूनाइटेड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर के.एन. दे हमारे साथ हैं। साथ ही ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज की टॉप हेडलाइन भारतीय बाजारों में रुपए को लेकर है, जहां पर हमने ऑल टाइम लोज के साथ रुपए को खुलते हुए देखा। 80.5 के स्तर हमने यहां पर बहुत इजीली निकलते हुए देखे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं 0.8% की डिक्लाइन के साथ रुपए में कारोबार। यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर 20 साल के नए हाईज पर कारोबार कर रहा है। जापानीज येन 24 साल के लोज पर है। पाउंड स्टर्लिंग यहां पर 37 साल के लोज पर है। इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलप मार्केट करेंसी, सभी जगह यहां पर जोरदार गिरावट देखने को मिली है। मिस्टर डे, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। मुश्किल दिन की यहां पर शुरुआत हुई है और गिरावट एज एक्सपेक्टेड रुपए में देखने को मिली है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई दिनों कई महीनों में हमने आरबीआई को यहां पर 80 का लेवल डिफेंड करते हुए देखा था। क्या आज इंटरवेंशन की एक्सपेक्टेशन है? किस तरह की क्लोजिंग, किस तरह के मूव्स आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। वेल, मोर देन द आरबीआई, आप जो अभी आपने बताया कि फेड के 75 बेसिस रेट हाइक, इट वाज मोस्टली डिस्काउंटेड, बट द टाइमिंग ऑफ द कमेंट्स मेड बाय हमारे रशिया के चीफ पुतिन ने बताया कि आई डोंट थिंक आई एम ब्लफिंग एंड देयर इज अ वेरी सीरियस थ्रेट जो वापस वॉर जो अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ कल पूरा होने वाला है, विच विल अगेन लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू अ वेरी डेंजरस पाथ एंड उसी के कारण दिस इम्पैक्ट हैज कम इन ऑन द रुपी टू 80.65 ट्रेडिंग नाउ। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहला रिजर्व्स अपने रिजर्व से इंटरवेंट करके जो 80 को प्रोटेक्ट करते थे, लुक्स लाइक दे आर स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फायर, लाइक लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट ने भी बताया कि आई थिंक कमेंट्स आया एक्स गवर्नर्स आरबीआई के आरबीआई स्पेंडिंग लॉट ऑफ रिजर्व्स ऑन controlling the rupee. So maybe RBI could be a little slow in intervening this time and may wait till the policy comes next week. Number one. Number two, आप देखेंगे मनीषा that in last 1 month CNY has weakened from 6.70 to today almost 7.09, which is 6%. Whereas rupee has only done 1.5%. Korean won has also weakened almost 5% एक महीने में last month. So I think rupees moving to 80.65 was expected, but it came too fast. Maybe in line with CNY and Korean won. And going forward भी मुझे इसमें नेगेटिव काफी दिखाई देता है मनीषा। सो क्लियरली मिस्टर डे, फिर कहाँ जाके ये रुकावट आएगी, मतलब रुकेगा ये जो गिरावट है? क्योंकि अगर हम 3 to 3.25 पर हैं एज ऑफ नाउ यूएस इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से, और जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं कि हम 4.75 तक जाएंगे, जो उनका टारगेट है रेट हाइक तक का, इस लिहाज में कैसे देखते हैं आप डॉलर इंडेक्स और कहाँ तक गिर सकता है रुपया? On the rate hike part, you see, आज US is around 3 to 3.25. आपने सही बताया, मे बी 4.5 तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन 8.5-9 तक चलेगा. There's a big gap. Right. And comparingly, आप इंडिया का देखेंगे, रेपो रेट 5.4 versus approximately 7% inflation. So, and if we hike next week, maybe 50 and another 225, so maximum we could go by December 6.4. Repo versus 7.25 inflation, then the gap is too low. So looking at the US, already आज 2-year bond yield is close to 4.15, which is very high. तो जिस तरह से US rate बढ़ाएगा, we might see more outflows going out from other countries, even India, to US, whose yields will be much better than India. On the rupee part, उसका impact क्या होगा? It all depends upon
I don't think next couple of at least next couple of weeks will be very serious as per the external factors, especially with relates to Russia and the Ukraine crisis. Most important, and second thing is that I think it's high time maybe we should take a call to reduce our trade deficits, which will put some release some pressure on the rupee by putting some temporary ban on some non-essential imports. जो हमारे ट्रेड डेफिसिट हर महीने $30 बिलियन हो चुके हैं, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाए ओवरनाइट by putting some ban on non-essential imports temporarily, तो हमारे रुपये पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा. But telling a level, Manisha, it's very difficult. It can be 81, 81.50. The direction is negative. It is still not very clear on the positive side, Manisha. ओके. इनफैक्ट जो तमाम करेंसी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सभी यही मान के चल रहे हैं कि रुपया यहाँ से फर्दर कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि जो तमाम फैक्टर्स हैं वो रुपए की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रखेंगे. और फेड की जो स्टेटमेंट आए हैं कि एलिवेटेड लेवल्स रहेंगे इंटरेस्ट रेट के अंटिल 2024, अग्रेसिव रेट्स हाइक हो सकते हैं इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए. तो सभी फैक्टर्स की वजह से हमने प्रेशर आते हुए देखा है. अजय, संक्षेप में, जैसे मिस्टर डे ने भी कहा कि वीकनेस और भी आ सकती है, आरबीआई की इंटरवेंशन, क्या लाइकली स्टेप्स हो सकते हैं रुपए को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. बट क्या लाइकली रेंज आप देखते हैं? 80 के ऊपर ही ये सस्टेन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लग रही है? हाँ, डेफिनेटली अगर हम देखें तो रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस ढंग से पिछले महीना डेढ़ महीने में आरबीआई ने जो स्टैंड लिए हैं और 80 को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है, तो काफी कंफर्ट जोन में मैं देख रहा हूँ. बट जो कल का अपडेट आया और साथ में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है, ये और थोड़ा सा रुपये को डिप्रिशिएट कर सकता है, जहां पे फ्रेश रेंज मुझे लगता है कि 80, 90 मैक्सिमम हायर साइड पे, बिकॉज आरबीआई कंटिन्यू स्टेप इन कर रहा है. बट जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 77.50 तक भी मार्च तक, वहां तक मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा. अभी 79.20 तक के एक सपोर्ट वापस बनते हुए दिखाई देंगे. तो ओवरऑल 79.20 से 80 का एक ब्रॉडर रेंज रह सकता है. ऑलराइट, यानी कि मंदी यहाँ पर रहेगी, लेकिन बहुत भारी गिरावट सडनली यहाँ पर देखने को शायद ना मिले. और इंटरेस्टिंग रहेगा, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, कि आरबीआई यहाँ पर क्या करता है. फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी हद तक स्पेंड हो चुके हैं, ट्रेड डेफिसिट की तरफ यहाँ पर शायद ध्यान हो सकता है, तो कुछ पॉलिसी मेजर्स शायद यहाँ पर लिए जा सकें. मिस्टर डे, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और रुपए पर बात करने के लिए. लेकिन यूएस फेड रेट हाइक का इम्पैक्ट हमने अक्रॉस करेंसीज एंड कमोडिटीज़ भी आते हुए देखा है. रविंद्र, आप कहेंगे कि बिकॉज 75 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन था, इसलिए हमने कोई बहुत बड़ा नीजर्क रिएक्शन स्पेशली सोने चांदी में आता हुआ नहीं देखा. लेकिन जिस तरह की प्रोजेक्शंस हैं फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, इस साल के अंत तक, अब आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं ये दोनों ही प्रेशियस मेटल्स? गुड मॉर्निंग मनीषा. बिल्कुल, आई थिंक कल दो डेवलपमेंट हुआ था. एक तो जो फेड का एक्सपेक्टेशन था, एंड दैट वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड. सेकेंड वाज, आई थिंक, रशिया यूक्रेन का जो सडन फिर से जो ट्रिगर हुआ है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड द प्रेशियस मेटल्स. अदरवाइज आई वुड से कि कल के सेशन में गोल्ड शायद थोड़ा सा गिर सकता था, एंड आज के सेशन में इट शुड हैव बीन स्लाइटली दैट शुड हैव बीन अ रिलीफ रैली. हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव है. बट फेड का जो हॉकिश स्टैंस है, लाइक दे हैव टोल्ड दैट दे विल बाय 2023 the rate might go till 4.6%, which is another 1.25% upside from here on. तो आई थिंक वो थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर के जो रिलीफ रैली है उसको थोड़ा सा होल्ड किए हुए है. आई थिंक अदरवाइज जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते और जो ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड था उसके चलते आई थिंक वी शुड हैव सीन गोल्ड हायर टुडे. बट मेरे हिसाब से आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से, ग्रोथ वरी से, फेड ने जीडीपी फोकस भी काफी घटाया है. तो आई थिंक ग्रोथ वरीज माइट सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस. प्लस इन्फ्लेशन इट इज स्टिल हॉट, एंड जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आई थिंक वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है. प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी हमने बात किया डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, आई थिंक रुपी का डिप्रिसिएशन, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग स्पॉट माइट इनिशियली गो टू 81, एंड उसके ऊपर भी जाने के चांसेस हैं, एंड एक्सट्रीम लेवल दैट वी आर लुकिंग एट अराउंड 81.50. तो वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है. तो मेरे हिसाब से 1670 जैसे आपने स्टार्ट में बोला इज वेरी क्रूशल स्पॉट गोल्ड में. 1670, 1650, अगर 1660 अगर उसके नीचे सस्टेन किया तो ही मुझे और वीकनेस दिखता है टुवर्ड 1610 या 1600. Otherwise, I think we are again headed towards 1700 या $1710 at least from a short term perspective. और इस साल के अंत तक भी मुझे लगता है कि यही रेंज रहेगा. मुझे नहीं लगता है मेजर डाउनसाइड देख सकता है. 48,800 would be
द डाउनसाइड इन MCX एंड ऑन द अपसाइड मेरे हिसाब से 51,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है इमीडिएट टर्म के लिए भी, और थोड़ा सा से 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से भी। तो मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी, स्पेशली सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इज लुकिंग टू ब्रेकआउट, और अगर ये 57,500 58,000 के ऊपर अगर निकल जाता है MCX पे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 62-63,000 रुपीज। और इंटरनेशनल स्पॉट अगर देखें तो आई थिंक 20.85 to 21.50 डॉलर्स का एक अपसाइड आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों कंपेयर करो तो सिल्वर में ज्यादा पॉजिटिवनेस लग रही है, और गोल्ड में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर फॉल आएगा आफ्टर दिस इवेंट। ओके, तो ये बात ही सोने चांदी की। फटाफट से राय एनर्जी पैक पे भी ले लेते हैं। और अजय, पहले तो क्रूड पर आपके कमेंट्स, डेवलपमेंट्स कुछ भी हो रही हैं, लेकिन एक चीज देखिए कि नियर टर्म में स्पेशली पिछले कुछ सेशंस में बहुत ही टाइट रेंज ब्रेंट ने स्पेशली बना ली है। 1993 के डॉलर्स के बीच में हमने घूमते हुए देखा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरीके के ट्रेंड्स हैं। क्या सजेशंस इन लेवल से और क्या व्यू है प्राइसेस पर? देखिए, ओवरऑल डेफिनेटली ब्रेंट राइट नाउ $90 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट हम देख रहे हैं कि 94-95 के बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है। जिस ढंग से हमने 3-4 महीने पहले 120 प्लस देख रहे थे, अब कंटिन्यू ग्लोबल मार्केट में, खास करके यूएस में हमने देखा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफलोड हुआ है, उसका भी प्राइसेस में प्रेशर था। रिसेशन का थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है कि 2023 के अंदर वर्ल्ड बैंक के और बाकी के भी जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डालता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक साइकिल बना हुआ है डोमेस्टिक मार्केट पे। हम देख रहे हैं 6500 से 7000 और फिर धीरे धीरे शिफ्ट डाउन कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कच्चे तेल में आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है, बट वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू इनबिल्ट होते हुए चलती रहेगी। तो अनलेस एंड अंटिल $95 नहीं तोड़ता, वी आर एक्सपेक्टिंग इमीडिएटली 87 एज ए सपोर्ट, बट ओवरऑल प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 85 बाय दिस ईयर एंड। एंड डोमेस्टिक मार्केट में रुपी वीकनेस डेफिनेटली थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, बट आई थिंक अनलेस एंड अंटिल 7150 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, वी मे सी 6500 और गोइंग फॉरवर्ड 6250 6300 तक का भी लेवल देख सकते हैं। बट वॉलेटिलिटी वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो इवेंट्स आ रहे हैं या कोई न्यूज आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन तुरंत हम लोग कच्चे तेल में आते हुए देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल सेल ऑन रैली की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। रविंद्र, आप मेटल्स को कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इवन एज इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा गेन्स नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार में रुपी डिप्रिसिएशन का सीधा असर हमने प्राइस मूव्स पे आता हुआ देखा है। बिल्कुल मनीषा, आई थिंक इट इज ओनली द रुपी फैक्टर जो कि सपोर्ट कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट को। अदरवाइज बेस मेटल्स में थोड़ी सी चिंता बनी हुई है, क्योंकि चाइना में भी वरीज है, प्लस यूएस में जो प्रोजेक्शंस आए हैं यूएस ग्रोथ को लेके, आई थिंक दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न फ्रॉम कॉपर्स पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो बेस मेटल स्पैक है वो थोड़ा सा साइडवेज टू लोअर ही ट्रेड करेगा। थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है बिकॉज ऑफ द इंडियन रुपी इन इंडियन मार्केट्स, बट मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा डाउनसाइड रहेगा। जो टॉप पिक रहेगी वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में हमने काफी टाइम से 200 होल्ड करते हुए देखा है MCX पे, बट नाउ इट इज बिलो दैट एंड इट हैज इन फैक्ट स्लिप्ड टू 194 एज वेल। तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम के प्राइसेस हम अराउंड $2,000 से $2,100 तक देख सकते हैं एलएमई पे। और अगर MCX की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 184 to 178। तो जो टॉप पिक होगा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वुड बी एल्यूमिनियम, क्योंकि जिंक और कॉपर में भी एज ऑफ नाउ कोई एकदम मेजर डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। बट यस, थोड़ा सा बायस जो है वो ऑन द वीकर साइड रहेगा, बट आई थिंक जिसमें एकदम क्लियर कट व्यू लग रहा है वो एल्यूमिनियम है, एंड आई थिंक सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बेस मेटल्स पे व्यू है, जहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम आज के सेशन में। 1% तक के तेजी हमने सिलेक्टिव बेस मेटल्स में आज के सेशन में आते हुए देखी है। रविंद्र, शुक्रिया आपका अपने कमेंट्स देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे, जहाँ पर सरकार ने भी अब माना है कि पिछले साल की एक्सपेक्टेशन में या पिछले साल की बुआई के हिसाब से इस बार 6% यहाँ पर इसके गिरने की एक आशंका है। चावल के भावों में इन एनी केस हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो सपोर्ट आते हुए देखा ही है, भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर भावों में थोड़ा सा अपटिक है। हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया हैं। विजय जी नमस्कार। काफी इंतजार किया है बाजार ने ये देखने के लिए कि शायद हम यहाँ पर उत्पादन या बुआई का इलाका बढ़ता हुआ देखें, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। क्या देखते हैं आप क्रॉप आउट के लिहाज से और प्राइसेस पे इम्पैक्ट? देखिए, वो तो पहले ही डिसाइडेड गवर्नमेंट के डाटा ने कर दिया कि 13% एरिया इस बार कम हो गया है। और दूसरा, कुछ जो क्रॉप स्टैंड है जो छोटी रह गई है कोई वायरस की वजह से, उसका भी नुकसान होने वाला है। तो भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा, एक्सपोर्ट को किसी तरह से उसकी स्पीड को कम करने के लिए ड्यूटी लगानी पड़ गई।
और ब्रोकन को टोटली बैन कर दिया। जी जी हाँ, यहाँ से अब जिस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने कहा विजय जी की कम है और ग्रोथ भी शायद स्टंटेड है, प्राइसेस में अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स सरकार ने भाव भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन कितनी चिंता है अवेलेबिलिटी को लेकर? फेस्टिवल सीजन से पहले कोई कंसर्न्स हैं और यहाँ से प्राइसेस कितना चढ़ सकते हैं? नहीं, सरकारी फैसले से, गवर्नमेंट के फैसले से मैं ये तो मानता हूँ कि इंडिया में भाव अब बढ़ेंगे नहीं और ज्यादा कम भी नहीं होने वाले। इंडिया में लोगों को फेयर प्राइस पे राइस अवेलेबल रहेगा। हाँ, एक्सपोर्टर्स का एक कंसर्न जरूर है कि जो राइस उन्होंने कमिट किया हुआ है बायर्स के साथ, ठीक है, उसमें एक अड़चन ये आ गई कि 25% ब्रोकन, 20% ब्रोकन, 10% ब्रोकन, 15% ब्रोकन। तो कस्टम वाला ब्रोकन के नाम पे ड्यूटी भी नहीं लेने को तैयार की, इसमें तो ब्रोकन है। तो हमें किसी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को लेना पड़ेगा। नॉर्म्स हमारे पास दो हैं। एक है कि एफसीआई जिस नॉर्म्स का राइस प्रोक्योर करती है वो राइस भी तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो हमें एफसीआई वाले नॉर्म्स लेने चाहिए। अगर हमें और भी एक्सपोर्ट को कम करने की नीयत है तो फिर हमें एगमार के एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड लेने पड़ेंगे, लेकिन नॉन बासमती के ऐसे एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स कोई भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि एफसीआई स्टैंडर्ड्स के साथ काम किया जा सकता है। जी ओके, अच्छा विजय जी, एक चीज और है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही हैं कि सरकार कुछ जो राइस कार्गोज पोर्ट्स पर स्टक हैं उनको उनके ओवरसीज शिपमेंट के लिए अलाउ कर सकती है। कितना रिलीफ होगा सेलर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए जिनका माल फंसा हुआ है? काफी चार्जेस भी उनको पे करने पड़ रहे थे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों के पास लेटर ऑफ क्रेडिट है, क्वांटिटी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, और एलसीज भी उनकी किसी की 15 दिन पहले की है, 20 दिन पहले की है, कुछ मटेरियल पोर्ट्स पे पहुंच चुका है, कुछ ट्रांजिट पे है, उनको डेफिनेटली ये ड्यूटी जो टैक्स है उससे रिलीफ देके उनका एक्सपोर्ट अलाउ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जितना इंडिया का एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, तो हर समय हर महीने हम करीब 1.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट कर रहे थे। तभी हम मतलब इससे भी थोड़ा ज्यादा कर रहे थे, तभी 21 मिलियन पे हम पहुंचते हैं। तो अगर हर महीने हमारी कमिटमेंट 1.5 मिलियन और 2 मिलियन के बीच में है, तो ये मानना कि 1 मिलियन टन के करीब राइस जो है वो ट्रांजिट में या पोर्ट्स में कई जगह पे रुका होगा। तो गवर्नमेंट को इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि भी इसमें हमें अगर ब्रोकन को नहीं अलाउ करना, लेकिन जिनके हाथ में एलसीज हैं उनको दोबारा कुछ रिलीफ देना चाहिए। जिन लोगों ने 25% ब्रोकन की कमिटमेंट्स की हैं, एलसीज उनके हाथ में है। हाँ, इसमें सिर्फ वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह वाले जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो भी बैंक्स में बैकडेट में रजिस्टर्ड है तो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी ऑलराइट विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो चावल में तमाम खबरें आती हुई, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे विजय जी ने कहा कि एक्सपोर्टर्स के लिए शायद यहाँ पर कोई सहूलियत आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भावों में और बढ़त देखने को मिलेगी, चाहे गिरावट ना आए, लेकिन यहाँ से और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल जो सरकार की तरफ से भी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, मानसून के विड्रॉल की बात की जा रही है, ऑफकोर्स यहाँ पर अभी भी महाराष्ट्र में तो बारिश जारी है, लेकिन ओवरऑल अवेलेबिलिटी और फेस्टिवल से पहले जिस तरह के प्राइसेज हैं, आपके टॉप ट्रेड्स यहाँ पर कहाँ होंगे? देखिए, डेफिनेटली पूरे एग्री पैक के अंदर देखें तो काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी बनी हुई है। सबसे पहले अगर हम बारिश से कोरिलेट करें तो गवार काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने देखा पाकिस्तान के अंदर कुछ डैमेजेस हुए, उसके बाद गवार में काफी बड़ी रैली आती हुई देखी, जहां पे हमने 53-50 के आसपास भी जाते हुए देखे। क्रॉप साइज भी हम डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो झुंझुनू, चूरू, यहाँ पे कुछ डैमेजेस या इल्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक गवार कॉम्प्लेक्स अभी भी अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत पुल बैक दे जरूर रहा है, बट ऊपर में वापस 5450 तक का लेवल इमीडिएट में या 10,600 तक का लेवल गवार गम में है। वहीं मसालों की अगर बात करें तो नो डाउट आगे स्विंग होनी है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो एज ऑफ नाउ काफी अच्छा है, बट उसके चलते हमने गिरावट भी देखी। खास करके जैसे हमने पहले भी कहा था कि जीरा धनिया टेम्पररी गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है, तो आगे जाके 2-3 महीने का व्यू अच्छा तेजी का है, बट टेम्पररी मुझे लगता है 10,000 तक का लेवल कोरिएंडर में देखने मिल जाएगा। जीरे के अंदर भी 23,500 से 23,800 तक का टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है
लगता है कि सोइंग में थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लेवल जो जीरे और धनिया दोनों को तेजी रखेगा। हल्दी ऑलमोस्ट हम एक रेंज में देख रहे हैं, तो 71-71.50 तक अगर मिलता है वहां से बाइंग है। लास्ट में अगर हम कैस्टर की बात करें तो गुजरात राजस्थान में सोइंग काफी अच्छी हुई है, जिसके चलते धीरे धीरे प्राइजेस पे प्रेशर पड़ेगा। एक्सपोर्ट के आंकड़े पहले 7 महीने के काफी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट जरूर मिल रहा था, बट आने वाले दिनों में हमें लगता है थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा डेंट हो सकता है, जिसकी वजह से प्राइजेस 71-50 तक का लेवल दिखा सकते हैं। तो कैस्टर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। ओके, कॉटन सीड ऑयल केक पर क्या कमेंट्स होंगे आपके अजय? करंटली हम देख रहे हैं कि सप्लाई इस बार काफी अच्छी रहनी है। जिस ढंग से सीआई के इनिशियल फिगर्स भी बताए जा रहे थे कि 124 के आसपास का एरिया इस बार है, तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 370-75 के आसपास की क्रॉप रहेगी, जिसका प्रेशर हम प्राइजेस पे कंटिन्यू देख पा रहे हैं। तो कॉटन में मुझे लगता है कि प्राइजेस में बड़ा फॉल ले चुका है ऑलरेडी। 32,000 से लेकर 34,000 का दायरा जरूर है, बट अभी भी बाइंग के लेवल्स नहीं है, बिकॉज आने वाले हफ्तों में अराइवल्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है, जिस ढंग से लिम्पी जो काउ डिजीज नॉर्थ में हमने इंपैक्ट होते हुए देखा, जो पशुधन का हानि हुई है, इसकी वजह से डिमांड में भी ड्रॉप आएगा, जो प्राइजेस को 2200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि कंजम्पशन इस पे इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन पर व्यू रहा, जहां पर आज थोड़ी बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन हमने कॉटन सीड ऑयल केक में ऑफ लेट स्पेशली काफी वाइल्ड मूव्स आते हुए देखे हैं, गिरावट भी हावी होते हुए देखी है। शुक्रिया अजय आपका शो में आने के लिए। विजय जी आपका भी शुक्रिया राइस के प्राइसेस पर, ट्रेंड्स पर, सिचुएशन पर अपने कमेंट्स देने के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इसी के साथ इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।